इसी तरह दुनिया की स्मॉलेस्ट, दुनिया की लार्जेस्ट रैंकिंग्स हैं, क्वेश्चंस हैं, रैंकिंग्स हैं। अच्छा, उसके अलावा दुनिया के की एक मिनट दें मुझे, रैंकिंग्स हैं। अच्छा, उसके अलावा दुनिया के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो पीएम्स हैं किसी भी मुल्क के, कुछ इस तरह की चीज़ों को आप सुनते हैं कि इस तरह की चीज़ें जो हैं हमारे इंटरनेशनल ज्योग्राफी का हिस्सा होती हैं या हमारे एमसीक्यूज में आती हैं। कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखे, उनके बारे में आपको शायद पता भी ना हो। एक लफ्ज़ होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेस। कुछ ऐसी टर्म्स हैं हमारे मैप के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर, हमारे इलाकों के अंदर, जिनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। पेनिनसुलाज हैं, ये क्या बलाएं होती हैं, राइट। इसी तरह गल्फ, ये कुछ ऐसी चीज़ें। ऑल दिस टाइप ऑफ जो एमसीक्यूज हैं वो इंटरनेशनल ज्योग्राफी से हमारे बन रहे होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ज्योग्राफी के अंदर क्या हो रहा होता है। पाकिस्तान ज्योग्राफी के अंदर हमारी पाकिस्तान जो है उसका उसके प्रोविंसेस आएंगे, ठीक है, उसके नेबर्स आएंगे, उनके साथ हमारे रिलेशंस। अच्छा, उसके अलावा पाकिस्तान की जो मिडल ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज, मिडल ईस्ट पाकिस्तान के साथ मुस्लिम कंट्रीज हैं हमारे। अच्छा, उसके अलावा फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसकी क्लास आपकी हो गई होगी किसी भी मेंटोर के साथ। ये करंट अफेयर्स के हवाले से क्वेश्चंस हैं कि पाकिस्तान के साथ लिंक कौन से हैं। फिर पाकिस्तान के रिवर्स हैं, पाकिस्तान की रेंजेस हैं, माउंटेन्स हैं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। फाइन, हो जाएंगी आयशा, हो जाएंगी। नहीं ज़िशान, ये तो अच्छा चलो मैं इस पे बात करता हूँ। पार्लियामेंट हो गया, फाइन। तो कुछ कुछ इस तरह की जो एमसीक्यूज जो यहाँ से बनने हैं वो पाकिस्तान ज्योग्राफी के से बन रहे होते हैं। पाकिस्तान ज्योग्राफी यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इस तरह से भी आ रहे होंगे कि जो करंट हैपनिंग्स हैं, करंट डेवलपमेंट्स हैं न्यूज़ के अंदर, डेवलपमेंट्स हैं न्यूज़ के अंदर जो हमारे अखबारों में चल रहा है। अभी शायद कुछ बच्चों के लिए इसमें से बहुत सी चीज़ें नहीं हो। मैंने कहा कि डोंट वरी, जस्ट मुझे पहले तो ब्रीफ करना है कि क्या क्या आना है। ये करवाना तो सारा मैंने है, इसलिए ये हो जाएगा। इसको आपने सब समझना है कि इनमें क्या होगा। अब मैं इस पे बाद में बात करता हूँ। अच्छा, स्पोर्ट्स इज़ एन इवेंट जो हमारे करंट अफेयर्स के अंदर होते हैं। अभी रिसेंट कौन सा इवेंट हुआ है, एशिया कप कहाँ होने जा रहा है, फीफा कहाँ हुआ है, अगला फीफा कहाँ होगा, फाइन। इस तरह की जो इंफॉर्मेशन हैं, क्रिकेट की T20 की जो इंफॉर्मेशन हैं, इस तरह के जो हमारे एमसीक्यूज हैं वो इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान सेंट्रिक भी होते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई नई एयरलाइन आई या दुनिया की किसी एयरलाइन के साथ कुछ हो फरा रहा को है या बोलो हुआ मेरी है, क्लास हो रही है। या कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन हैं कि न्यूज़ एजेंसीज होती हैं कि जिनको अखबारों के अंदर आजकल जो न्यूज़ एजेंसी ज़्यादा खबरें दे रही हैं। ये जितनी मैंने इंफॉर्मेशन लिखी, अब एक्चुअली होता पता क्या है कि हमारे जीके के अंदर दो तरह के पोर्शंस आते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ये जितनी मैंने इस वक्त चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं ना, ये सारी कांस्टेंट इंफॉर्मेशन है, यानी ये कभी नहीं बदलेगी। पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, ये कभी नहीं बदलेगा। दिस इज कांस्टेंट इंफॉर्मेशन, राइट। अच्छा, लेकिन कोई दुनिया की पोर्ट है, किसी दुनिया के रिवर का नाम है, दरिया नील है, उसका नाम नहीं बदलेगा, उसकी लेंथ नहीं तब्दील होगी। इसी तरह दुनिया की कोई स्ट्रेट है, कोई गल्फ है, जैसे सुइज एक गल्फ का नाम है, वहां पे उसका नाम, उसकी लेंथ लंबाई वो नहीं बदलेगी, दिस इज कांस्टेंट। लेकिन अगर दरियाए सुइज के अंदर कोई जहाज फंस गया है और उसका नाम एवरग्रीन है और वो कहाँ से आ रहा था और किस जगह वो स्टक हुआ, उसका नाम क्या है जगह का, तो अब उस कांस्टेंट इंफॉर्मेशन के अंदर जो न्यूज़ पेपर के अंदर हैपनिंग हुई है वो वहां से उसको करंट अफेयर का जीके बना लेगा। एक बात, इसी तरह एक मुल्क का कैपिटल इस्लामाबाद है, एक मुल्क का कैपिटल दिल्ली है। इन दोनों मुल्कों के दरमियान अगर कोई कॉन्फ्रेंस हुई है, इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई ताल्लुकात बने हैं, या सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कोई हैपनिंग हुई है, उसका कोई कॉन्फ्रेंस आई है, उसके प्रेसिडेंट का नाम है, उसके किसी सेक्रेटरी जनरल का नाम है, राइट, उसमें कितने फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उसके कितने मेंबर कंट्रीज हैं। तो हमारी कांस्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ साथ उस पे आने वाली करंट अफेयर अपडेट्स, उस पे आने वाली न्यूज़ अफेयर्स की चीज़ें उसको करंट अफेयर सेंट्रिक बना देती हैं।
सो जब हम करंट अफेयर का वर्ड लिखते हैं तो आपके पूरे पेपर के अंदर, करंट अफेयर के अंदर, इन तमाम दुनिया का एक चक्कर आपको पहले लगाना है कि कहाँ पर क्या क्या है। जब आप ये चक्कर मेरे साथ 7-8 दिन में लगा लोगे, हर चीज़ आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा इस चीज़ के साथ ये वाले वाक़यात हैं, इस चीज़ के साथ ये वाले वाक़यात हैं, इनका आपस में ये मामला है, इसका करेंसी ये है, इसका कैपिटल ये है। फिर उसके साथ जब हम न्यूज़पेपर को ऐड करते हैं तो फिर क्या होता है, फिर न्यूज़पेपर में हमें चीज़ें समझ आ रही होती हैं कि अच्छा ये तो मेरी जीके की इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे इसके साथ अपडेट होना है। क्योंकि हमारा पेपर 13 मई पे है, तो 13 मई से पहले, यानी आज का अप्रैल, इससे पहले मार्च, फिर फेब, फिर जनवरी, हमें पिछले 2 सालों तक के हैपनिंग्स को भी अपने साथ केटर करना है कि उन चीज़ों में क्या क्या हैपनिंग्स हुई हैं। कुछ चीज़ों तो क्लासेस में लिखवाऊंगा आपको, कुछ चीज़ों के लिए जब हमारा ये पोर्शन मेरे साथ कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 1-2 दिन की रिसर्च के साथ कुछ डेटा को हम प्रोवाइड करेंगे, कुछ को हम हंट करेंगे कि हम देख लेंगे कि पिछले दिनों में इन इन चीज़ों पे क्या हैपनिंग्स हुई। लेकिन क्योंकि जितना जीके हम पढ़ते हैं 7-8 सालों में, तो 7-8 दिनों में उसके अंदर बेसिकली हम इस काबिल भी हो जाते हैं कि हम किसी क्वेश्चन का जवाब 4 ऑप्शंस में से दे सकते हैं, क्योंकि 4 ऑप्शंस में से सारी ऑप्शंस का हमें पता होता है कि इनका क्या मतलब है। तो समटाइम तो हमें ऑप्शंस का भी पता नहीं होता। इस वक्त अभी बहुत से बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग के तो बहुत सारी डायरेक्शंस क्लियर नहीं होंगी। आप लोग को गल्फ ऑफ एडन जो है वो किस 2 रिवर्स को या सीज को या कंट्रीज को कनेक्ट करता है, किसको सेपरेट करता है, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैप नहीं है, राइट। सो लेट्स सी। इसी तरह आई नो, तो इसलिए हमें पहले कांस्टेंट पढ़ना है, अपनी कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, फिर उसमें जितना भी करंट अफेयर सेंट्रिक चीज़ें होंगी वो उसमें ऐड हो जाएंगी और वो जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो इस वक्त हमारा फोकस जो है वो इंटरनेशनल ज्योग्राफी और उसके साथ पाकिस्तान ज्योग्राफी। पाकिस्तान ज्योग्राफी पे मेरी आपके साथ 2 से 3 सेशंस होंगे, मैक्सिमम 2 होते हैं लेकिन बढ़ते हैं कभी, तो हम 3 कर लेते हैं। उसमें हम सारा पाकिस्तान छान मारेंगे, कहाँ कहाँ से क्यों क्यों किस किस तरह से एमसीक्यूज बनाता है। इंटरनेशनल ज्योग्राफी में जितनी चीज़ें हैं वो सारी एक सीक्वेंस से शुरू करेंगे और सीक्वेंस पे ख़त्म करेंगे। जैसे जब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की ना, अभी मैं आपको जैसे इंटरनेशनल ज्योग्राफी में देखें तो मैं आपको यहाँ पर ये बात बता रहा था कि कॉन्टिनेंट्स होते हैं और ओशियंस होते हैं, ये वाली बात मैंने भी आपको बताई। यहाँ से हमने इसको शुरू किया ना, कांस्टेंट इन्फॉर्मेशन को, कि इनके कितने कॉन्टिनेंट्स आपको पता है। लेकिन अगर इसके पीछे जाएं, लेकिन अगर इससे पीछे जाएं तो इससे पीछे कुछ सीक्वेंस होगा कॉन्टिनेंट्स के साथ जुड़ने का, और वो सीक्वेंस क्या होगा, ये कॉन्टिनेंट जो है वो कहाँ पे है, प्लेनेट ऑफ अर्थ के अंदर है ना। तो प्लेनेट ऑफ अर्थ के साथ सीक्वेंस क्या है, एक यूनिवर्स है, एक बहुत बड़ी कायनात है जिसके अंदर रहते हैं, और उस कायनात के अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, राइट, और इनसे जुड़ी कुछ थीरीज हैं। फाइन। अच्छा, इन थीरीज के अंदर हमने पढ़ा कि हमारे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं। यस, बिग बैंग थीरी आ गई, शाबाश ताजीम। उन सिस्टम्स के अंदर हम जाएं तो बेटा उन सिस्टम्स के अंदर एक सोलर सिस्टम भी है ना। उस सोलर सिस्टम के अंदर 9 आपके स्टार्स, प्लैनेट्स हैं। हर हर प्लैनेट का अपना एक इलाका है कि वो कोई कोल्ड है, कोई नियर है टू अर्थ है, कोई गर्म है, कोई क्या है। अच्छा, इसी तरह अगर हम इन्हीं में जाएं तो इनके अंदर एक जगह है 3rd नंबर पर, जिसको प्लैनेट ऑफ अर्थ कहते हैं, जिसके अंदर आप और हम रहते हैं। तो बेसिकली आई स्टार्टेड माय क्लास फ्रॉम प्लैनेट ऑफ अर्थ विद यू गाइस, कि हम प्लैनेट ऑफ अर्थ से बेटा इस क्लास को स्टार्ट करें। प्लैनेट ऑफ अर्थ में को हम इस सीक्वेंस से पढ़ने जा रहे हैं, इसके अंदर कॉन्टिनेंट बेस खत्म करते जाएंगे साथ साथ, राइट। सो ये सारा पोर्शन जीके का जब हम पढ़ लेंगे फिर आप माशाल्लाह काफी मैच्योर हो जाओगे। अभी अभी आपने बस मेरे साथ चलना है कि हमने इसमें क्या करना है। कुछ चीजें ऐसी नहीं है जो रहेंगी, कुछ चीजें मैं साइन करूंगा, और मैंने कहा कि ये आपका पेपर नहीं है, ये मेरा पेपर है। इसमें हर वो इन्फॉर्मेशन जो मुझे लेक्चर्स बढ़ाने भी पड़े, आपके पेपर से 1-2 दिन पहले तक भी आपके साथ कुछ एरियाज कुछ डिलीवर करना हुआ, तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन ले लूँगा, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन हैं तो आप अवेलेबल कर सकते हैं हमें किसी भी टाइम पे, ताकि वो चीज़ जो आपके लिए वैल्यूएबल हो वो मैं आपको डिलीवर कर सकूँ। अलवीरा कह रही है कि उनको आवाज़ नहीं आ रही, बाकी बच्चों को आवाज़ आ रही है। आयशा आयशा पुत्री, न्यूज़पेपर को कैसे रीड करना है? अच्छा देखो, अभी नहीं पढ़ना न्यूज़पेपर को, तो न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूर है, लेकिन फॉर जीके पर्पस में उसको ना समझें अभी, उसको मैं आखिर में बताऊंगा आपको, अभी नहीं। अभी आपने अखबार डेली जरूर पढ़ना है, सब बच्चे गौर से सुने। आप लोगों ने पीएमएस का पेपर देना है, अखबारों के अंदर यूज होने वाली टर्म्स, अखबारों के अंदर यूज होने वाली वोकैबलरी,
अखबारों में लिखा जाने वाला एक्सप्रेशन, अखबारों में लिखे स्टार्ट करने की लाइंस, कंक्लूजन्स, रिमार्क्स, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आपने ब्यूरोक्रेट्स की लैंग्वेज को ना सीखा, आप उनकी लैंग्वेज में लिख नहीं सकेंगे। मुझे सुनकर अगर आप कुछ लिखेंगे तो वो आप नहीं कर पाओगे। फाइन, आपने मुझे सुनना है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी तो क्लास सारी सारी आपके साथ ऑब्जेक्टिव के ऊपर रहनी है, मैंने आपको ब्रीफ नहीं करना उसमें क्या कहते हैं ओपिनियंस के अंदर। लेकिन आप जिस भी टीचर की क्लास ले रहे हैं उसमें जो उनकी ओपिनियंस या जो उनका लेक्चर है, आपने उस लेक्चर को लेने के बाद बुक ज़रूर पढ़नी है। दिस इज रिकमेंडेशन। बुक पढ़ोगे तो बुक में आपको चीज़ों को आर्टिकुलेट करना आएगा, आपको चीज़ों को हेडिंग्स के साथ जोड़ना आएगा, आपको बुक के वर्जन में जुड़ना आएगा, और आपका पेपर भी उसी लेंथ पे चेक होता है, उसी पेज पे चेक होता है जिसमें किताबों के अंदर चीज़ें लिखी होती हैं। तो जो सुन के लिखेगा उसका मटेरियल क्वालिटेटिव नहीं होगा, जो पढ़कर लिखेगा उसका क्वालिटेटिव होगा। और पढ़ने से मुराद है बुक रीडिंग, कि हर चीज़ की किताब ज़रूर लें, उस किताब में से पढ़ें। लेक्चर लिया हुआ आपको हेल्प करेगा चीज़ें जल्दी पढ़ने में आ जाएंगी। आगे चलते हैं जी। अब हम इसको मिटा रहे हैं बोर्ड पे जो कुछ हमने लिखा। अब हम अपने लेक्चर को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि अब इसमें जो आज हमने पहला कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है वो क्या है। मैं इस पोर्शन को डिलीवर करने से पहले बच्चों को ये भी कहता हूँ कि हम बेसिकली एक बड़ी अच्छी गेम है पाकिस्तान के अंदर, भी अवेलेबल है दुनिया में, जहाँ जहाँ समंदर और बीचेस हैं वहाँ पर वो गेम खेली जाती है। उसको स्कूबा डाइविंग कहते हैं, एक एडवेंचर है। स्कूबा डाइविंग क्या होती है? स्कूबा डाइविंग होती है कि जब आप किसी समंदर के अंदर जाते हैं, उसका समंदर में नज़ारा करके आते हैं, आपको प्रॉपर फिश बनाते हैं, आपको सिलेंडर लगाते हैं, मुंह पे आपको मास्क पहनाते हैं और आपको समंदर में फेंक देते हैं ख़ास मकाम पे जिसके अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी होती है। और आपको ये बताते हैं कि जब आपने समंदर में घूमना है तो आपका सिलेंडर इस तरह से चलेगा। खुदा ना खास्ता ऑक्सीजन कम हो तो आपने इस क्लिप के साथ इस तरह से चलना है। अगर आपको कहीं कोई मसला हो तो आप इस तरह करेंगे तो आप ऊपर आ जाएंगे। तो आपको कुछ बेसिक गाइडलाइंस दी जाती हैं। तो मेरी जो जीके का क्लास है, इस सेशन में हम कॉन्टिनेंट वाइज चलेंगे। हम सबसे पहले एशिया का कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, फिर हम अफ्रीका का कॉन्टिनेंट एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम यूरोप एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम अमेरिकाज एक्सप्लोर करेंगे, और फिर हम ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लोर करेंगे। दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट्स हमारे कवर हो जाएंगे। इनमें इनमें जितनी जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पेपर में पूछी जाती है वो सारी कवर होगी। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट समंदर में नहीं फेंकूंगा, मैं आपको डायरेक्ट आपको एशिया में नहीं लेके जाऊंगा। इस सारे सफर में जाने से पहले कुछ आप लोगों के लिए भी गाइडलाइंस हैं कि आपको उनका जब तक पता नहीं होगा तो आप मुंह खोल के इन इलाकों को देख रहे होंगे और मेरे साथ सुन रहे होंगे। सो यू नीड सम टेक्निकल असिस्टेंस, you need some technical guideline before going to read these areas, क्योंकि हमारे 49 ऐसे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं जो इस एरिया से आते हैं जिनको हम मैप कहते हैं। 49 मोस्ट रिपीटेड पीपीएससी एमसीक्यूज जिनको शायद आपने जिंदगी में पहले रटा लगाया हो। तो हमने क्या करना है, मैंने पहले आपको कुछ टेक्निकल क्लास डिलीवर करनी है जिसके अंदर हम मैप को पढ़ेंगे, मैप से जुड़ी टेक्निकलिटीज़ को पढ़ेंगे, मैप से जुड़ा लैटिट्यूड पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे, दुनिया की डेट कैसे तब्दील होती है ये पढ़ेंगे, दुनिया का वक्त कैसे तब्दील होता है ये पढ़ेंगे, दुनिया का डिस्टेंस कितना है, कितने डिग्रीज का फासला तय करें तो कितना कवर होता है, दुनिया के ओशंस कहाँ हैं, दुनिया की फलाना कॉन्टिनेंट कहाँ है। तो हम मोटा मोटा दुनिया का मैप एक्चुअली स्टडी करने जा रहे हैं और मैप से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। जब हम मैप अपनी 2 क्लासेस में कंप्लीट पढ़ लेंगे तो आप लोगों के 49 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज में से अगर किसी भी एरिया से वो एमसीक्यूज बनाता है इन 49 एरियाज में से, तो आपका वो एरिया का आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा। तो ये हम इंशाल्लाह 1-2 क्लासेस में अचीव कर लेंगे, क्योंकि इसके बगैर मैं आपको समंदर में नहीं फेंक सकता, क्योंकि इसके बगैर मैं आपको डायरेक्ट एशिया नहीं पढ़ा सकता। आपकी जब तक बेसिक ओरिएंटेशन नहीं होगी, तो जब एशिया को विजुअलाइज करेंगे हम गूगल अर्थ की तरह, जैसे पूरा एक हमारा वो है मैप, उसके बाद जब हम विजुअलाइज कर रहे होंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मैं वहाँ दे रहा हूँ, तो आप मुझसे फिर तरह तरह के सवाल कर रहे होंगे। उन सवालों को मैं पहले सारों को एड्रेस कर लूँ, फिर हम इसको एक सीक्वेंस से एशिया को स्टार्ट करने जा रहे होंगे। तो दिस वुड बी द सीक्वेंस। यस,
सरोश, बोथ बोथ, क्योंकि दोनों का डेटा जहाँ से जिन्होंने एमसीक्यूज बनाने हैं मैप में से, वो यहीं से बनाने हैं। इसके अलावा उनके पास कोई भी चॉइस नहीं है मैप बनाने इन जगहों के क्वेश्चंस बनाने की। तो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जो जीके में हम पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जी प्लेनेट ऑफ अर्थ। और प्लेनेट ऑफ अर्थ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और प्लेनेट ऑफ अर्थ में जिस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मैप, कि इसके मैप में क्या क्या चीजें हैं, राइट। तो सबसे पहले आप लोग को मैप्स आते होंगे, मुझे नहीं पता। जिनको आता है, जिनको जितना कुछ आता है, वो बोरी में अपनी सारा कुछ बंद करें और बाहर रख दें कुछ दिन के लिए। जो जो डिलीवर मैं करूं बस इसको नोट कर लें, अपनी इंफॉर्मेशन को उठा के फिर उसके साथ टैली कर लीजिएगा। अभी हमने क्या करना है, जिसको मैप आता है उसका रिकॉल हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। जिसको नहीं आता उसको इस तरह का मैप याद रखना है जो मैं तैयार करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके जो एमसीक्यूज बनते हैं वो इस मैप में से बनने हैं। जैसे लेट्स गो। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि मैं कुछ मैप पे कुछ तस्वीरें बना रहा हूँ। जिस तरह से ऊपर नीचे गोल दायरे में लगाऊं, आप लोगों ने अपने नए पेज को निकाल लेना है। उस पेज के ऊपर आपने बिल्कुल इस तरह की गंदी शक्लें बनानी है जो मैं इस वक्त यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई चीज़ ऊपर है, कोई नीचे है, कोई कैसे नहीं है। कहीं पे मैं गेंडे की शक्ल बना रहा हूँ, आपने गेंडे की शक्ल बना देनी है। कहीं मैंने गोल शक्लें बनाई हैं, आपने गोल बना देनी है। तो आपने मेरे साथ इस तरह से पूरी ड्राइंग जो है वो ड्रॉ कर लेनी, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी। ठीक हुआ? अच्छा, जब भी हम कोई चीज़ किसी पेज पे ड्रॉ करते हैं, याद रखिएगा, कभी भी कोई भी चीज़ किसी पेज पे ड्रॉ करते हैं, सो उसका एक रूल है, एंड रूल इज़ वेरी सिंपल। कि एक रूल है कि जब भी, और आपके एमसीक्यूज जितने भी बनेंगे या आगे जब हम जिन जिन एमसीक्यूज को पढ़ेंगे तो वो इसी रूल को फॉलो कर रहा होगा। और वो रूल बेटा क्या है कि जब भी कोई चीज़ किसी पेज पे ड्रॉ होती है तो हम ये रूल अभी तय कर रहे हैं, आपके जितने भी एमसीक्यूज बनने हैं वो इसी रूल के मुताबिक होने हैं। उसके ऊपर हमेशा बेटा नॉर्थ होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, एन, फाइन। नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? एस, साउथ, राइट। और इसके राइट साइड पे क्या होता है? ईस्ट हमेशा। और इसके इसके लेफ्ट साइड पे आपके हमेशा वेस्ट होगा। ये एक आपकी इमेजिनरी इमेज होना चाहिए आपके दिमाग में। क्यों? क्योंकि इस जब भी कोई एमसीक्यूज आएगा आपको मेरी यही वाली बात याद आनी चाहिए कि इस टाइम किसी चीज का नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सर के इस फॉर्मूले के मुताबिक पूछा और बताया जा रहा है आप लोग। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब हम यूं कह देते हैं तो मैं यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइन लगा रहा हूँ इस मैप के ऊपर, और इस ब्लू कलर की लाइन से इस मैप को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, इस तरह करके। ठीक है? जब हमने मैप को दो हिस्सों में डिवाइड किया तो अब इस लाइन से दो बातें आप लोगों के सामने क्लियर हो गई। पहली चीज कि इस मैप के ऊपर जो जो ऊपर वाला हिस्सा है सारे का सारा है, उसको आपने क्या नाम दे दिया? दिस इज समथिंग दैट इज कॉल्ड नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड। ये नॉर्थ का पोर्शन है। और जो चीज नीचे आ गई उसको क्या कह दिया हमने? दिस इज साउथ ऑफ द वर्ल्ड, फाइन। तो किसी हमारे मैप में किसी चीज को नॉर्थ इसलिए कहा जाएगा कि वो ऊपर है, किसी चीज को साउथ इसलिए कहा जाएगा कि वो नीचे है। बस इसके अलावा कोई दूसरा रूल नहीं है इस बात को समझने का। ठीक है? अच्छा, जब हम ये बात समझ लेते हैं तो बिल्कुल इसी तरह हमारे मैप के ऊपर हम इस मैप को दरमियान से भी हाफ कर लेते हैं, स्लाइस कर लेते हैं इस तरह से। जिससे हमने स्लाइस किया, मैं ये कलर चेंज करूंगा ताकि हमारे पास दो कलर्स के साथ हम इस बात को समझें। ये देखिए, अब हमने रेड से भी दुनिया को आधा कर लिया। जब हमने दुनिया को रेड से आधा किया तो दुनिया के एक साइड पे क्या आ गया? ईस्ट आ गया। और दुनिया की दूसरी साइड क्या क्या हो गई? वेस्ट हो गई, फाइन। तो बस ईस्ट और वेस्ट का ताल्लुक दुनिया में किस चीज से हुआ? इस चीज से हुआ कि कौन सी चीज हमारे पेज के ऊपर राइट साइड पे है, कौन सी चीज हमारे पेज पे अप साइड पे है। वो ईस्ट और वेस्ट डिक्लेयर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब क्या करते हैं, अब ये जो मैंने गोल दायरे बेटा लगाए हैं ना, ये गोल दायरे बेसिकली पूरी दुनिया है आपकी। और इस पूरी दुनिया के ऊपर जो गोल दायरा मैंने ड्रॉ किया है ये आपकी पूरी दुनिया है। इस दुनिया के अंदर जो ये गोल दायरों में चीजें हैं, दीज आर दी कॉन्टिनेंट्स, फाइन। अच्छा, इसका थोड़ा साइज मैं चाहता हूँ थोड़ा छोटा कर लूँ ताकि मैं इस पे चीजें लिख सकूँ।
सो इन 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 गोल दायरों में जो मैंने अपने हाथ से बनाया, जो आप लोगों ने बनाया, इसके अंदर पूरा जीके है, इसके अंदर हर एमसीक्यूज है। अब इन डब्बों के अंदर इनको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। मैं कॉन्टिनेंट्स अलग से भी डेफिनेटली अब सब डिस्कस करने हैं। इन कॉन्टिनेंट्स को हम इनको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, और इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर कुछ कुछ कंट्रीज हैं, राइट। जैसे हम इन कॉन्टिनेंट्स को जल्दी से लेबल कर देते हैं, इनको कोई ना कोई नाम दे देते हैं कि ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं। देखो पुत्र, ये जो मैंने आप लोग के साथ बनाया है, ये जो लफ्ज बना, ये जो दोनों लफ्ज बनाया, मैं ये जो इस साइड पे आपके वेस्ट साइड पे, इनको बेटा अमेरिकाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमेरिकाज। अब अमेरिकाज, ये दोनों अमेरिकाज किस तरफ हैं? वेस्ट साइड पर, मगरबी साइड पे, मगरबी ममालिक हैं ये हमारी मगरबी तहजीब है, ये मगरबी यलगार है, ये मगरब मुल्कों की पाकिस्तान के ऊपर जो है फलानी हट धर्मी है, आप ये लफ्ज ऐसे सुनते हो। तो क्या हुआ कि अमेरिका के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कौन सा अमेरिका कहेंगे? नॉर्थ अमेरिका कहोगे ना, तो दिस इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका। और जो उससे नीचे वाला अमेरिका है उसको क्या नाम दोगे आप? साउथ अमेरिका, क्योंकि हमने इन कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग पढ़ना है। तो जब हम साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका को पढ़ेंगे तो फिर इसके राजों पे पर्दा उठाएंगे कि यहाँ क्या चलता है। फिलहाल इसको हमने क्या बोल दिया? साउथ अमेरिका बोल दिया। अब जब साउथ अमेरिका बोल दिया तो साउथ अमेरिका के दो तीन और नाम है, राइट। इस साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, लातीनी बोलने वाले ममालिक, लैटिन अमेरिका। अच्छा, इनके अंदर जो कंट्रीज हैं उनको लैटिन कंट्रीज भी कहा जाता है। जब मैं कहूँ या एग्जामिनर कहीं ये लफ्ज बोले आपसे कि लैटिन कंट्रीज के अंदर ये हो रहा है, तो आपका दिमाग उस वक्त मैप में इस जगह पर आ जाएगा कि ये बात किसी इस खित्ते के अंदर होने वाली चीजों पे हो रही है। तो मेरी बात समझे? अभी तक हमने दो कॉन्टिनेंट्स को एक्सप्लोर कर लिया। वन इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका, अदर नेम इज साउथ अमेरिका, राइट। अब कुछ आगे चलते हैं, दूसरी चीजों को लेबल करते हैं। ये वाला जो बेटा कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है इस जगह पे, छोटा सा कॉन्टिनेंट है इस जगह पे, ज्यादा बड़ा नहीं है, राइट। दिस इज कॉल्ड यूरोप। इसको क्या कहते हैं? इसको यूरोप कहते हैं। दिस इज यूरोप। अच्छा, और यूरोप के बिल्कुल साथ दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसको कहते हैं एशिया। फाइन। अब क्या होता है कि जो यूरोप है, दिस इज यूरोप छोटे वाला, और जो बड़े वाला कॉन्टिनेंट है दैट्स एशिया। सम टाइम इन दोनों के लिए एक ही नाम इस्तेमाल किया जाता है, यूरोप और एशिया के लिए एक ही नाम इस्तेमाल किया जाता है, और इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। तो जब कभी ये यूरेशियन या यूरेशिया का लफ्ज इस्तेमाल हो तो उसका मतलब होगा एशिया और यूरोप को इकट्ठा करके बोला गया है। कुछ ऐसे दरिया, कुछ ऐसी माउंटेन्स, कुछ ऐसे मुल्क जो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के दरमियान में आ जाते हैं, उनको यूरेशियन कंट्री, उनको यूरेशियन माउंटेन, उनको यूरेशियन रिवर या इस तरह के नामों से पुकारा जाता है। तो यू शुड नो कि कौन सी टर्म्स किस तरह से कहाँ और कैसे इस्तेमाल होती हैं। यहाँ तक क्लियर? अब आए तो नीचे गैंडे की शक्ल वाली मैंने कोई चीज बनाई है। ये जो गैंडे की शक्ल है, दिस इज कॉल्ड अफ्रीका। ये अफ्रीका है। अफ्रीका इज वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टिनेंट। इसके बारे में जब पढ़ेंगे, पूरा अफ्रीका घूमेंगे फिरेंगे, उस वक्त इस पे कुछ बातें करेंगे कि ये क्या चीजें हैं। दिस इज अनदर कॉन्टिनेंट एंड अफ्रीका हो गया। फाइन। अच्छा, यहाँ पर एक और कॉन्टिनेंट, ये जो छोटा सा मैंने बनाया, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया। सो इस वक्त सिर्फ मैंने लेबल किए हैं कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा कॉन्टिनेंट है, कौन से कॉन्टिनेंट नॉर्थ के अंदर हैं, कौन से साउथ के अंदर हैं, कौन से दोनों के अंदर हैं, कौन से ईस्ट के अंदर हैं, कौन से वेस्टर्न पार्ट के अंदर फॉल करते हैं। अभी तक सिर्फ हमने इस बात को समझ लिया है। अब अगर हम इन कॉन्टिनेंट्स के अंदर कुछ मुल्कों के बारे में बात करें कि इनके अंदर कौन से मुल्क हैं, सारे मुल्क इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा कि इन सारे मुल्कों के ऊपर अभी हमने जाकर डिटेल में बात करनी है जब हमने इन कॉन्टिनेंट्स को पढ़ना है। लेकिन कुछ मुल्कों के बारे में हमें पहले से पता होना चाहिए कि अच्छा अंदर कौन कौन से मुल्क हैं इसके। सो यहाँ पर एक मुल्क है जो कि नॉर्थ अमेरिका के ऊपर है। तो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में एक मुल्क है, उसको कनाडा कहते हैं, राइट। अच्छा देखें, मैंने आपसे कहा कि दुनिया में हर चीज पे ये रूल अप्लाई होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अगर हम सिर्फ नॉर्थ अमेरिका पे भी ये रूल लगाएं ना, तो नॉर्थ अमेरिका का भी एक नॉर्थ है, नॉर्थ अमेरिका का भी एक ईस्ट है, नॉर्थ अमेरिका का भी एक साउथ है, नॉर्थ अमेरिका का भी एक वेस्ट है। बिल्कुल ऐसे जैसे अफ्रीका के नीचे आ जाएं इस जगह को, तो यहाँ पर कौन सी जगह होगी, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे साउथ ऑफ अफ्रीका, राइट। इसी बात से इसका नाम क्या पड़ गया इस जगह का? साउथ अफ्रीका पड़ गया।
यानी ये नाम देने का आसान तरीका क्या है कि वो कहाँ फॉल करता है। ठीक है। अच्छा, बुशरा कहती हैं गूगल मैप पे अगर कंट्रीज देखें तो ये रूल अप्लाई नहीं होता। अच्छा बुशरा, होता है ये रूल वहां भी अप्लाई। ठीक है। आपने बस, आई होप कि आज की क्लास में वो वाला पार्ट आ जाएगा जब मैंने गूगल मैप भी आपके साथ शेयर करना है और फिर क्लास वहां से डिलीवर करनी है। जो रूल बता रहा हूँ ये पूरी दुनिया में अप्लाई होता है, डोंट वरी। जहाँ पे अभी कंफ्यूजन होगी वो सेटल हो जाएगी। अभी बस जितना बताता जा रहा हूँ चलाते जाएं। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जितना कुछ दिमाग में भरा हुआ है इसको एक बोरी में बंद करें और इसको बाहर रख दें। जो नया आ रहा है इसको एडॉप्ट कर लें, हर पड़ी हुई बाहर वाली चीज उसके साथ फिट हो जाएगी। ठीक है। अभी आगे चलते हैं। कनाडा। कनाडा के नीचे वो अमेरिका है जिसको आप गालियां देते हैं, अमेरिका ये कर दिया, अमेरिका वो कर दिया, ऐसी नहीं जाना, ऐसी नहीं करना, पता नहीं की हो गया। फाइन, दिस इज यूएसए। अब यूएसए के बाद एक और मुल्क है नीचे, उसको कहते हैं मैक्सिको। मैक्सिको। अच्छा, क्योंकि हम राबिया पुत्री एक सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं सब कुछ, इसलिए दिस इज इजी। सो इसलिए बस आपने सीक्वेंस को फॉलो करना था। जब हम नहीं कर रहे होते तो फिर ऑफ कोर्स हमें दरमियान से कुछ भी कोई क्यों पढ़ाए, हमारा ब्रेन उसके लिए बना ही नहीं है। हमारे ब्रेन ने कोई ऐसी चीज कभी याद नहीं करनी जो उसको दरमियान से बता दी जाए। अभी हम इसको समझते जाते हैं। अब इसमें कुछ और मुल्क भी हैं नॉर्थ अमेरिका में, लेकिन हमारे पास ये लफ्ज क्योंकि हमने सुने हुए हैं हमने फिट कर लिया। आपने इसको भूलना नहीं है कि सर ने कनाडा कहाँ बताया था, सर ने यूएसए कहाँ बताया था, सर ने मैक्सिको कहाँ बताया था। कुछ और मुल्क है साउथ अमेरिका की, जल्दी से देखते हैं। ब्राजील का नाम सुना आपने, ब्राजील। इसी तरह अर्जेंटाइन का नाम सुना आपने, अर्जेंटाइन, ब्राजील, अर्जेंटाइन। फाइन। इस तरह के मुल्क जो हैं वो कहाँ हैं, साउथ अमेरिका के अंदर। एक जगह है पेरू, यस। एक जगह है चिली, शेख चिली। एक जगह है चिली। ये जगह जो है वो इस जगह पे, तो कुछ इस तरह के मुल्क हैं। अच्छा, आपने एक दुनिया के रिवर का नाम सुना होगा, अमेज़न एक वेबसाइट भी है जिसके ऊपर दुनिया की शॉपिंग होती है। यहाँ पर वो रिवर बहता है ब्राजील के अंदर, इस तरह से बहता है। तो अमेज़न की एक्चुअल जो प्लेस है वो इस जगह पे है। दिस इज अमेज़न। अमेज़न। तो अमेज़न की लोकेशन कहाँ हुई, साउथ अमेरिका के अंदर हुई। खैर, जब हम साउथ अमेरिका देखेंगे फिर इस पे बात करेंगे। आगे आते हैं। यूरोप के अंदर किस तरह के मुल्क हैं, कुछ यूरोपीय मुल्कों के नाम आपको पता होंगे। जैसे फ्रांस का नाम सुना आपने, जर्मनी का नाम सुना आपने, ये ऐसे मुल्क हैं जो यहाँ पे हैं। आपने स्पेन का नाम सुना हो, अंग्रेजी बोलने वाले मुल्क, इटली का नाम सुना हो। फाइन। इस तरह के मुल्क जो हैं वो हमारे यूरोप के मुल्क हैं। अच्छा, एक मुल्क है जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है, टर्की। राइट। तो ये हमारा इस तरह का एक मुल्क है जो यूरेशियन भी हो जाता है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल। ट्रांस कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान आया हुआ कंट्री है ये। रशिया भी है, बिल्कुल ठीक राबिया। तो क्या हुआ कि जिस तरह हम मुल्कों को पढ़ रहे हैं कि ये इन इन जगहों पे हैं, तो यूरोप के अंदर एक मोहल्ला है। जैसे हमारी सोसाइटीज के अंदर या हमारे इलाकों के अंदर कोई मोहल्ले होते हैं, किसी खास जगह का अलग से नाम होता है, तो यूरोप के अंदर भी एक अलग सा इलाका है इस तरह से, नॉर्थ यूरोप में ऊपर वाले हिस्से में। राइट। जिसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। जब हम पढ़ेंगे यूरोप तो फिर उस वक्त इन पे बात होगी। लेकिन इनका इस मोहल्ले का क्या नाम रख दिया गया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो जब ये लफ्ज यूज होता है कि स्कैंडिनेवियन में ये हो रहा है या स्कैंडिनेवियन से मुताल्लिक कोई बात खींची जाएगी, तो पहले पता तो हो वो कहाँ फॉल करता है, वो यहाँ फॉल करता है। स्कैंडिनेवियन जो है ये यूरोप के उस इलाके को कहते हैं जिसमें ये तीन मुल्क आते हैं। समझ गए। अब रशिया की अब एशिया की तरफ आते हैं। तो एशिया में जैसे अभी आपने कहा कि वो यूरोप के अंदर भी है और एशिया में, तो बेटा एशिया का सारा ऊपर वाला हिस्सा, सारा एशिया का ऊपर वाला हिस्सा यानी नॉर्थ एशिया इज कॉल्ड रशिया। राइट। एशिया वो कॉन्टिनेंट है जिसमें पाकिस्तान भी है, आप लोगों को पता है। और पाकिस्तान जहाँ पे है, ये पाकिस्तान है। देखो, आपका और हमारा प्यारा मुल्क जो है वो यहाँ पे है। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरी पाकिस्तान बनाने की डेफिनेशन इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये लैपटॉप है, बोर्ड नहीं है, आई कांट यूज़ बोर्ड हेयर। ये कुछ कोशिश कर ली हमने, सीधा कुछ कर लिया इसको, कुछ इस तरह से पाकिस्तान है यहाँ पर। फाइन।
अब पाकिस्तान कहाँ आता है? एशिया के साउथ में, तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज इन साउथ एशिया। पाकिस्तान के बिल्कुल साथ पाकिस्तान की शोकन रहती है, जिसका नाम क्या है? इंडिया। शाबाश। और इंडिया के बिल्कुल साथ पाकिस्तान, आपने ईस्ट पाकिस्तान का नाम सुना है? ईस्ट पाकिस्तान का नाम, उसको बांग्लादेश कहते हैं। तो इंडिया के ईस्ट में, पाकिस्तान के ईस्टर्न साइड पर फिर क्या आएगा? बांग्लादेश आ जाएगा। हेयर इज बांग्लादेश। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर आएगा अफगानिस्तान, इसी तरह यहाँ पर आएगा ईरान, राइट। सो इस तरह हमारा नेबरहुड हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब एक बात का मुझे जवाब देना है आपने, इंडिया पाकिस्तान के ईस्ट में है ना, इस वजह से पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को ईस्टर्न बॉर्डर कहा जाता है। ईस्टर्न बॉर्डर, मशरकी बॉर्डर। अफगानिस्तान पाकिस्तान के वेस्ट में हुआ ना, क्योंकि वो इस मैप की रूह से अफगानिस्तान इज हेयर, तो ये वेस्टर्न हिस्सा है पाकिस्तान का। दैट्स व्हाई दिस बॉर्डर इज कॉल्ड वेस्टर्न बॉर्डर। सो दिस इज हाउ वी नेम थिंग्स, कि व्हाई एनीथिंग इज नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड और द नॉर्थ ऑफ द समथिंग, क्योंकि दैट इज अपवर्ड ऑफ द मैप। कोई चीज राइट पे है तो इस वजह से वो ईस्टर्न कहला रही है, तो कोई चीज वेस्ट पे है तो इस वजह से ईस्टर्न कहला रही है। आप लोगों का ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्लियर होना इंतहाई जरूरी है। आपका सारे मैप्स, आपकी सारी जीके एमसीक्यूज इंफॉर्मेशन उस वक्त आपके दिमाग में, ब्रेन में ये मैप घूम रहा होगा जिसके ऊपर आप उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर रहे होगे। अच्छा, इसके अलावा हमारे एशिया में भी एक मोहल्ला है जो इस जगह पे गोल दायरा एक मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, राइट। इसको सेंट्रल एशिया कहते हैं। ये एशिया के सेंटर में आ गया, नॉर्थ एशिया के दरमियान और साउथ एशिया के दरमियान। तो इसके लिए एक लफ्ज यूज किया जाता है CARS। CARS, कार्स, सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन स्टेट्स। फाइन। सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन स्टेट का जो मोहल्ला है, इसमें वो मुल्क आते हैं जिनके साथ तान 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 लगता है। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान। फाइन। इस तरह के जो मुल्क हैं, इनके अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है इनमें? इनमें ऑयल बहुत ज़्यादा है और इनमें गैस बहुत ज़्यादा है। सो दे आर रिच विद ऑयल एंड गैस। तो हमें पता चलता जा रहा है कि किसी मुल्क की स्पेशलिटी, किसी इलाके की स्पेशलिटी में कौन कौन सी चीज़ें हैं, उस स्पेशलिटी को मैं अल्टीमेटली आपसे कैटर करूँगा। अच्छा, एशिया में एक और इलाका है, एक और मोहल्ला है, एक और रीजन है। इस पूरे इलाके को जो मैं इस वक्त यहाँ पे आप सामने बना रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट। अब एक सवाल आता है कि वाई आप इसको मिडल ईस्ट क्यों कहते हैं? आप इसको मिडल ईस्ट इसलिए कहते हैं कि देखें, जो मैंने आपके सामने भी रेड लाइन लगाई है, बड़ी वाली लाइन, उस लाइन के राइट साइड पे ईस्ट है ना, तो दुनिया के एतबार से दिस इज समथिंग इन द मिडल ऑफ ईस्ट। ये कुछ ऐसे मुल्क हैं जो मिडल ईस्ट के अंदर आते हैं। ये मोस्टली कौन से मुल्क हैं? जो अरब कंट्रीज हैं, जहां अरबी बोली जाती है, राइट। सऊदी अरब है, गल्फ कंट्रीज हैं, कतर, बहरीन। कुछ बच्चों को गल्फ कंट्रीज का नहीं पता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब हमने एशिया पढ़ना है, इनमें से हर मुल्क, हर एरिया के ऊपर इंफॉर्मेशन आएगी, उस वक्त आपको ये पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त हम बस बड़ी बड़ी बातें पढ़ रहे हैं कि एशिया में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ चीज़ें क्या हैं, कार्स, सेंट्रल एशिया किसको कह रहे हैं हम, मिडल ईस्ट किसको कह रहे हैं, स्कैंडिनेवियन किसको कह रहे हैं, यूरोप और एशिया का आपस में कनेक्शन क्या है, यूरेशिया किसको कह रहे हैं, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको इनसे कितनी दूर हैं, फाइन, ब्राज़ील कहीं और वाली जगह हैं। तो वी आर जस्ट लोकेटिंग द कंट्रीज ऑन द मैप कि कौन सी चीज़ें किस किस जगह पे। ओके, अभी चलते हैं आगे। तो बिल्कुल ईस्ट के अंदर सूरज मशरिक से निकलता है, ये आप लोगों ने सुना है ना, सूरज मशरिक से निकलता है और दुनिया में जापान से निकलता है। सो हम कुछ ऐसे मुल्कों को भी यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो बिल्कुल ईस्ट में हियर इज जापान, फिर जापान के साथ नीचे यहाँ पर कोरिया, कोरिया के साथ नीचे फिलीपींस, फिलीपींस के साथ नीचे लाओस, लाओस के साथ नीचे थाईलैंड, थाईलैंड के साथ नीचे मलेशिया, राइट। ऐसे नहीं लग रहा आपको कि सारे फीने नक वाले अल्लाह पाक ने एक तरफ इकट्ठे कर दिए, है ना? एक ही तरह की रेस, एक ही तरह के लोग। सो इस तरह की एक लंबी पट्टी ऑफ द कंट्रीज, अ सीरीज ऑफ द कंट्रीज इज हियर, जिसमें जापान है, कोरिया, फिलीपीन, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इस तरह के मुल्क हैं। अच्छा, जो चाइना है, चाइना जो है पाकिस्तान का नेबर भी है। इस जगह पे ऊपर सारा चाइना है जो इनके साथ मुंसलिक है,
फाइन, तो चाइना पाकिस्तान के नेबर्स कंट्रीज के अंदर आता है। ये भी इन्हीं का समहाउ हिस्सा बनता है। ये ना सिर्फ ये साउथ एशिया में नहीं है, चाइना ऊपर है, नॉर्थ में नहीं है, नीचे है, तो बेचारा कहाँ है? इट इज विद ईस्ट एशियन कंट्रीज। अब लफ्ज ईस्ट एशिया कहाँ से निकला? ईस्ट एशियन कंट्रीज के ये हमारे ईस्ट एशियन ममालिक के अंदर आते हैं। अब ईस्ट एशियन कंट्रीज के एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, आसियान। तो आसियान कौन से हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, ऐसे ममालिक की एसोसिएशन जो ईस्ट ऑफ एशिया के अंदर है। ऐसे ही पाकिस्तान की भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम साउथ एशिया में हैं तो सार्क है। तो हर इलाकों ने अपनी अपनी टीमें बनाई हुई हैं, यूं समझ लें, हर जगह पे अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं। जैसे यूरोप की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्या नाम है? ईयू। फाइन, तो ऐसे यूरोपीय यूनियन, तो ये बातें हम बाद में पढ़ रहे होंगे, अभी हम ये बात समझे। अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग, कोरिया के दो हिस्से हैं। ऊपर वाले कोरिया को क्या कहोगे? नॉर्थ कहोगे ना? बिल्कुल ठीक हो गया। और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली साउथ हो जाएगा। सो इस वजह से इसका नाम नॉर्थ और साउथ रखा गया। इसी तरह दुनिया में कुछ और जगहों के नाम इस तरह से रखे गए। वेरी गुड। जैसे अफ्रीका के अंदर एक मुल्क है सूडान, इस जगह पे ऊपर वाला सूडान नॉर्थ, नीचे वाला साउथ, बस सिंपल हो गया। वेरी गुड, शाबाश। सो बड़ी अच्छी पिक है सारी क्लास की। जल्दी से चीज़ों को आपने समझा, जल्दी से साथ साथ टैली किया। आप लोगों को ये मैप पहले से आता होगा, लेकिन बस मैंने उसको रिकॉल करवाया, क्योंकि जो लफ्ज़ मैंने बोलने हैं वही आपको आने चाहिए। जिस तरह से आपको आता था उसमें हमने इन चीज़ों को ऐड कर लिया। इस वक्त सिर्फ मैंने मैप को लोकेट किया है कि कहाँ पर क्या है, बस इसके अंदर अभी चीज़ों को ऐड नहीं किया। अब आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू थिंग्स कि अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हमने इसको किस तरह से समझना है और किस तरह से इसको देखना है। यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर हो गया? ओके ग्रेट, ग्रेट, ठीक हो गया, थैंक यू। अब क्या हो रहा है? बेहतर हो गया, चलें ग्रेट। जहां जिसका जो कॉन्सेप्ट खराब होना है उसने मुझे फौरन बताना है, ताकि हम उस पर बात कर रहे होंगे। अब ये होता है कि देखो, मैं आपको एक रूल बताना चाहता हूँ, और उस रूल को बताने से पहले मैं रबड़ लेना चाहता हूँ, और मैं रबड़ से अपने ये लिखे को जरा मिटाना चाहता हूँ। आई नीड दिस एरिया। यहाँ पे मुझे कुछ लिखना पड़ना है, तो मुझे ये चाहिए आप लोगों के लिए। सो ओके जी। सो हमने क्या किया, एक रूल बता रहा हूँ आप लोगों को, और वो रूल ये है कि जब भी कोई चीज, ये जो मैंने ब्लू लाइन लगाई है ना दुनिया में, अच्छा ब्लू लाइन जो है, ये वाली ब्लू लाइन लगाई हमने। इस ब्लू लाइन से जब आप ऊपर जाएंगे, ये ब्लू लाइन बेसिकली शो करती है उस जगह को जहां सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है, जिसको इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर को हम पढ़ेंगे, आज शायद ना पढ़ा जा सके, कल पढ़ेंगे, लेकिन कोशिश करता हूँ आज हो जाए। अच्छा ये देखें, जब ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे हम इस लाइन से दूर हटेंगे, बेसिकली दुनिया को सेंटर बनाया गया है, दुनिया का सेंटर बनाया गया है इस लाइन को, इस वजह से कि सूरज की रोशनी इस लाइन के इर्द गिर्द रहती है। तो यहीं से दुनिया को दो हिस्सों में, नॉर्थ साउथ में तकसीम किया गया है। जब जब इस लाइन से आप दूर जाएंगे, चाहे नॉर्थ की तरफ जाएं चाहे साउथ की तरफ जाएं, दोनों केसेस में इस लाइन से दूर हटने का मतलब है कि आप कोल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, अब सर्दी इंक्रीज हो जाएगी उन इलाकों में जहां पर ये जाएगा। इज दैट राइट? अच्छा यही चीज कहां होगी? साउथ में भी होगी। अब मुझे एक बात का जवाब दें, कनाडा ज्यादा ठंडा होगा? रिदा, रिपीट ये करना है कि जहां पे ये जो ब्लू लाइन में लगाई थी, वो ब्लू लाइन वो जगह है जहां पर सूरज की रोशनी ज्यादा पड़ती है। उसकी वजह यह है कि इसको मैं आगे आने वाले कॉन्सेप्ट में भी क्लियर करूंगा। पोलर एरियाज की तरफ जाएंगे, इक्वेटर और पोलर, जैसे ताजीन आफ्ताब ने बताया कि पोलर एरियाज वो हैं जो पोल की तरफ हैं, नॉर्थ की तरफ हैं, बिल्कुल ऊपर हैं। बेसिकली इन इलाकों को पोल कहा जाता है। अब ताजीन ने पोलर का लफ्ज़ बोल दिया, मैंने अभी तक नहीं बोला था, लेकिन मैंने
मैंने इसको बाद में कहीं समझाना था, इसलिए पहले यही बता देता हूँ। जो ये ऊपर वाले हिस्से हैं इनको पोल्स कहा जाता है। ऊपर वाला पोल नॉर्थ कहलाएगा, नीचे वाला साउथ कहलाएगा। दैट इज सिंपली। अब क्या है कि कोल्ड इंक्रीज होगा जब हम इक्वेटर से ऊपर जाएंगे। ठीक है, कनाडा ज्यादा ठंडा होगा कि यूएस से ज्यादा ठंडा होगा? बताएं मुझे। कनाडा ज्यादा ठंडा होगा। यस, कनाडा ज्यादा ठंडा होगा। वेरी राइट, बहुत अच्छे बच्चे। यूरोप में पूरा लफ्ज ना लिखिएगा, ना लिखा जाए तो यूरोप में स्कैंडिनेवियन ज्यादा ठंडे मुल्क होंगे या बाकी यूरोप ठंडा होगा? ऑफ कोर्स स्कैंडिनेवियन होना चाहिए आपका जवाब, क्योंकि वो उससे दूर है, हमने उस लाइन से लगा रहे हैं। यानी जो चीज जितनी नॉर्थ में जाती जाएगी ठंडी होती जाएगी। राइट। इसी तरह साउथ में आ जाएं तो साउथ में भी ऐसे ही होगा। अफ्रीका जो है उसका नॉर्थ गर्म होगा और उसका साउथ ठंडा होगा, क्योंकि सदर्न पार्ट टूवर्ड्स पोल जा रहा है, अपनी लाइन से दूर हट रहा है। राइट। अच्छा, इस बात से ये बात भी आपको समझ आ जानी चाहिए कि नॉर्थ के ऊपर जो पानी या जमीन है वो जम गई है, इतनी ठंड है वहां। और साउथ के ऊपर जो पानी और जमीन था वो जम गया। इसको अंटार्कटिका कहते हैं। अभी मैंने नहीं पढ़ाया ये दोनों आपको, आर्कटिक और अंटार्कटिका। लेकिन हमारे पोल्स जो हैं वो फ्रिजड, जमे हुए हैं, फ्रिजड जोन्स हैं, फ्रीज हुए हुए हैं, क्योंकि वहां पर इतनी ठंड है, क्योंकि सूरज की रोशनी वहां पर तिरछी पहुंचती है और कम पहुंचती है। जितनी इक्वेटर पे है इतनी वहां नहीं है। इसी तरह नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का भी आपको पता चलेगा कि इन दोनों में ठंडा कौन सा है। तो ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा कि नॉर्थ कोरिया ज्यादा ठंडा है। सो दिस इज हाउ। अब पाकिस्तान के ऊपर आ जाओ तो पाकिस्तान में ठंड कहाँ है? हम कहते हैं जी हम नॉर्दर्न रीजन्स में जा रहे हैं ठंड मनाने के लिए, गर्मियों की छुट्टियां। राइट। तो साउथ पंजाब शदीद गर्म है एज कम्पेयर टू कंट्री। तो देखें किस तरह से आप अपने नॉर्थ एंड साउथ को में अपने सिर्फ गर्मी और सर्दी का अंदाजा लगा रहे हैं। आप लोगों ने ये बात समझकर इतना बड़ा राज पा लिया कि दुनिया के अंदर दुनिया चलती कैसे है। आप लोगों ने जो बात अभी मुझसे समझी है, अब हमें इस मैप को समझकर दुनिया के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, और उन कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पर बनाऊंगा। यहाँ लिखूंगा कि आपके कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स मैंने खराब करने की कोशिश की है अभी अभी। वो ये हो गया कि पहले तो हमें पता चल गया कि हमारी दुनिया का टेम्परेचर क्या है। तो हमने जिस चीज को समझ लिया कि दुनिया में टेम्परेचर की तकसीम किस तरह से है, अगर हमें, क्योंकि जब हम इंशाल्लाह कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कौन सा मुल्क किस किस जगह पे है। उस वक्त तो हमें ज्यादा मुल्कों के नाम आते होंगे, तो हम फौरन अंदाजा लगा लेंगे कि ये ठंडे मुल्कों में है या गर्म मुल्कों में। तो एक चीज तो हमें पता चल गई टेम्परेट के हवाले से कि हमें दुनिया का टेम्परेचर क्लियर हो गया। सो इसके बाद हमें कुछ और चीजें पता लगने वाली हैं दुनिया के बारे में इसी चीज को लेकर। तो एक चीज मैंने लिख दिया जी, हमारा टेम्परेट क्लियर हो गया। मैंने इसको साथ ये निशान इसलिए बना दिया ताकि हमें पता चलता जाए कि हमने इसमें से समझा क्या है। जब तक ये बातें नहीं पता होंगी आप रट्टे लगाते रहें, जीके आपका नहीं पास होगा, या अल्लाह करे पास हो जाए, क्लियर नहीं होगा, उसके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे आपके। हमारा अच्छा, हमारी दुनिया में एक बात का मुझे जवाब दो कि हमारा जो गर्मियां अभी आने वाली हैं और दोबारा से सर्दियां आ गई हैं वैसे पाकिस्तान में, लेकिन जब अभी सर्दियां हमने देखी हैं तो सर्दियों में आपने क्या नज़ारा किया? आपने देखा होगा कि बहुत ठंड पड़ती है, हम भी कंबल रजाइयां लेके फिर रहे होते हैं। जो बाहर पौधे हैं अल्लाह ने उनको कंबल रजाइयां तो नहीं दी ना, अल्लाह पाक का एक निज़ाम है। उस निज़ाम में क्या किया उसने कि जो पौधा है उसका जो पत्ता है उसके अंदर पानी होता है। तो इतनी ठंड पड़ी कि पौधे के अंदर पानी जो था वो जम गया। राइट। कोल्डनेस की वजह से। और जब वो पानी जम गया तो फिर क्या हुआ, उस पानी के क्रिस्टल्स बन गए। जब क्रिस्टल्स बन गए तो उस पौधे के पत्ते पत्ते और उसके अंदर मौजूद जाइलम और फ्लोएम की जो नालियां हैं दरख्त, राइट, उस दरख्त की नालियों ने पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाई क्योंकि पानी जमा हुआ था, ठंड बहुत थी। और फिर पत्ता 4-5 दिन के बाद मुरझाना शुरू हो गया। एक दिन उसने बर्दाश्त किया, 2 दिन बर्दाश्त किया, उमर फारूक उसने बेटा कुछ दिनों बाद, 4-5 दिन बाद वो जर्द हो गया, जर्द होकर गिर गया। हमने भागकर अपने मोबाइल से तस्वीरें बना ली, सेल्फियां लगा ली, उस मौसम को एंजॉय कर लिया। लेकिन जो उस पत्ते और दरख्त बीती वो दोनों ही जानते हैं। लेकिन जब ये कुछ हुआ जब ये कुछ हुआ
सो उसके बाद आपको दरख्तों पे पत्ते नजर नहीं आए होंगे, है ना? सो हमें सर्दियों में दरख्तों पे पत्ते नजर नहीं आते, तो सर्दियां इज नॉट अ बेटर सीजन फॉर द एग्रीकल्चर। सर्दियां इज नॉट द बेस्ट मौसम फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स इन दैट सेंस। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर मैं एक जोन बना रहा हूँ जो कि आपका आपका ऐसा जोन कहलाता है जहाँ पर सूरज की रोशनी ज्यादा रहती है। इसी वजह से इस जोन के अंदर आपको हमेशा हमेशा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मिलेगी। आपको कभी ये नहीं मिलेगा। मुझे एक बात बताओ कि जो नॉर्थ के इलाके होंगे या रशिया का नॉर्थ होगा, कनाडा का नॉर्थ होगा, वहां पर एग्रीकल्चर ज्यादा होगा ठंड की वजह से, होगा कि नहीं होगा? कम होगा, ना होने के बराबर होगा, हर वक्त बर्फ जमी रहेगी। तो इसीलिए आपको कनाडा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट नहीं मिलता। इसीलिए आपको जो जो यूरोपियन इलाके हैं वहां पर आपको एग्रीकल्चर नहीं मिलता। तो ये जो सवाल बनता है कि ब्राजील को कॉफी पॉट कहते हैं, थाईलैंड को राइस बाउल कहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया को कॉटन का इलाका कहते हैं, इजिप्ट को कॉटन का इलाका कहते हैं, मलेशिया को कॉटन का इलाका कहते हैं। तो जिन जगहों पर पानी होगा, जहाँ बारिशें होंगी, जहाँ गर्मी होगी, जहाँ पर ठंड कदरे कम होगी, जो सूरज के इलाके होंगे, वहां पर हमेशा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है। क्लियर हुई बात? इसी वजह से ये जो पूरा जोन है, जो इस लाइन से ऊपर है और इस लाइन से नीचे है, उसके ऊपर उगने वाली उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इन मुल्कों की, वो क्या बेस्ड होंगी? वो एग्रीकल्चर बेस्ड ज्यादा होंगी। आप इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, श्रीलंका को देख लें, मलेशिया को देख लें, इंडोनेशिया को देख लें, इजिप्ट को देख लें, मिडिल ईस्ट कंट्रीज को देख लें, मैक्सिको को, ब्राजील को देख लें, आपको इसी पट्टी के ऊपर दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चर मिलेंगे। फाइन। तो हमने क्या किया कि जब हम किसी मुल्क के बारे में पढ़ते हैं तो हम उस मुल्क के बारे में कुछ ऐसी बातें भी पढ़ते हैं। मुझे इसको भी कहाँ से उड़ाने का ख्याल आ रहा है, तो मुझे ख्याल है कि इसको यहाँ ही ले जाता हूँ। इसको उड़ाते नहीं है बेचारे को। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो बेटा इलाके हैं, ये जो मैंने अभी जोन बनाया है, इस इलाके को में ज्यादा किस चीज की प्रोडक्शन होगी? एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन। ठीक है। अब क्या होता है, इससे ऊपर वाले जोन ने अगर एग्रीकल्चर उनके पास नहीं है, तो इन इन मुल्कों की स्ट्रेंथ एग्रीकल्चर होगा। ये मुल्क इस एग्रीकल्चर पे अपना गुजारा करते हैं, इसको बेचते हैं, इसको उगाते हैं, इनकी एक्टिविटीज, इनका माहौल सारा इस तरह का है। इससे ऊपर वाले जो मुल्क हैं, ऐसे मुल्क जिनके पास एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा नहीं था, उन्होंने बेटा इंडस्ट्री लगा दी। उन्होंने कहा कि हम आपसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे और उसको अपनी इंडस्ट्री के अंदर बनाएंगे और उसको इंडस्ट्री में बनाकर फिर दुनिया को फरोख्त करेंगे। अब जो इससे भी ऊपर मुल्क थे, नॉर्वे है, जापान है, ठंडे मुल्क जिनके अंदर इस तरह की एक्टिविटीज कम होती हैं, उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने सर्विस सेक्टर के ऊपर अपने आप को शिफ्ट कर लिया। ज़ाहिर है दुनिया ने रहना तो है, अपने गुजर बसर को गुजारना तो है, तो किसी मुल्क की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कि वो एग्रीकल्चर में जाएंगे या वो सर्विस सेक्टर में जाएंगे या वो इंडस्ट्री में जाएंगे, ये बेस करता है कि वो मुल्क किस जगह पर इस पर्टिकुलर जोन्स के अंदर फॉल करता है। जैसी ज्योग्राफी, जैसी लोकेशन उनको दुनिया ने दी है, वो उसी लोकेशन के अंदर रहकर अपनी परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब क्या है, कुछ मुल्कों के अंदर ये तीनों है, कुछ मुल्कों में ये एक है। यानी तीनों से मुराद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री भी है, एग्रीकल्चर भी है, सर्विस भी है। सर्विस में क्या आता है? सर्विस में बैंकिंग आती है, ट्रांसपोर्टेशन आती है, सर्विस के अंदर इंश्योरेंस आती है, जो ट्रेडिंग आती है, ये सारी चीजें तिजारत वगैरह इसमें आती है। जी जी, सर्विस वाला ही बता रहा हूँ अनिला, यही बता रहा था कि सर्विस में क्या आता है। बैंकिंग आती है, पैसों की ट्रांजैक्शन आता है, मार्केटिंग आती है, एडवर्टाइजमेंट आती है। तो क्या हुआ कि किसी मुल्क का बनाया हुआ सामान उगाया किसी मुल्क ने, उसको मैन्युफैक्चरिंग, उसको इंडस्ट्री में पैक किसी और मुल्क ने किया, और जापान ने उठाकर दूर पूरी दुनिया को बेच दिया। तो दुनिया के ममालिक अपने मुल्क को चलाने के लिए अपनी इकोनॉमीज को एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सर्विस सेक्टर के मुताबिक प्लान करते हैं। गॉट इट? तो जो मुल्क इक्वेटर के पास हैं, उनकी ज्यादा डिपेंडेंस एग्रीकल्चर पर है, जिनकी एग्रीकल्चर पर नहीं थी वो इंडस्ट्री और सर्विस पे शिफ्ट हो गए। मुल्कों के अंदर ये तीनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी होती हैं, इंडस्ट्री भी होती है, सर्विस भी होती है। अब ये डिपेंड करता है कि किसने अपनी किस स्ट्रेंथ को ज्यादा बनाया।
ये मेरी बात समझ गए आप लोग? अब जब आप ये मेरी बात समझ गए तो बिल्कुल राइट साइड पर मैं टेम्परेचर के बाद एक और चीज लिखने लगा हूँ कि आप लोग बेटा ये भी समझ गए कि किसी मुल्क की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो किस तरह की हो सकती हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो उसका टेम्परेचर जोन कैसा है, उस टेम्परेचर जोन में उसको क्या चीजें सूटेबल हैं। अगर ये कहा जाए कि नॉर्वे जो है वो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल कंट्री है तो आपका जवाब आएगा कहाँ भाई, नॉर्वे तो बहुत ठंडे इलाकों में है, कहोगे ना। तो इसका मतलब है मुल्कों को पढ़ने से पहले आप उनके बारे में एक राय बनाना शुरू हो चुके हो कि दुनिया में किस मुल्क के साथ किस तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं। सो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम जब हमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पता चलता है तो हमें किसी मुल्क की ट्रेड का, किसी मुल्क की इंपोर्ट का, किसी मुल्क की एक्सपोर्ट का पता चल जाता है कि वो किस तरह की चीजों के अंदर एंगेज होगा। और जब ज़ाहिर हम इसको पढ़ेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट से ठक समझ जाएंगे, अच्छा ये बात इसलिए हो रही है। ये बातें जब मैंने आपको एशिया पढ़ाना है तो उस वक्त नहीं समझानी, ये बातें अभी आपको पता होंगी तो फिर उस वक्त आप लोग इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू और कॉन्सेप्ट्स के बाद मुझसे वो जी के समझ रहे होंगे जब हम वहां पर बात करेंगे। अच्छा अब क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अलावा कुछ और चीजें भी हमें पता चल जाती है इसी मैप के अंदर उसी रूल के साथ। देखो जहां पर ठंड ज्यादा होती है तो मुझे एक लम्हे के लिए इमेजिन करो कि रशिया में लोगों ने इस वक्त क्या पहना होगा और पाकिस्तान में लोगों ने इस वक्त क्या पहना हुआ है, तो आपको फौरन ये लगा कि रशिया के अंदर लोगों ने लंबे लंबे कोट पहने होंगे ठंड से बचने के लिए, सरों को ढांपा होगा, कानों को ढांपा हुआ होगा, हाथों पे ग्लव्स पहने होंगे, राइट, लॉन्ग शूज पहने होंगे। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, राइट। यस ताजीन, आई एम गोइंग टूवर्ड्स कल्चर नाउ, कि आपके पहनावों में क्या चीजें होंगी ये डिटरमिन करती है ये बात कि आप मैप में किस जगह पर लोकेट हुए हैं, मैप में आप किस जगह पे। सो आपके ऊपर वेदर इम्पैक्ट करता है। वेदर जब इम्पैक्ट करता है तो जैसे हम सावन भादो में अपने खाने का ख्याल करते हैं, सर्दियों में कुछ और खाते हैं, गर्मियों में कुछ और खाते हैं, ट्रॉपिकल ड्रेस पहनते हैं, ट्रॉपिकल फूड खाते हैं, अपने इवेंट्स को, अपने कल्चर्स को सर्दी गर्मी के मुताबिक मनाते हैं, दिस इज कॉल्ड कल्चर। तो हमारी बेटा कल्चरल एक्टिविटीज इज आल्सो डिटरमिन्ड कि हम अपने मैप में किस जगह पे हैं। सो जैसे ताजीन ने हमें हेल्प की कि इस चीज से क्या कल्चर पता चलता है, यस, हमें किसी इलाके का कल्चर पता चलता है। आप लोगों के मुंह के ऊपर जब सावन आता है तो मुंह के ऊपर हमारे हमारे मॉइस्चर आ जाए, हाथ लगाते हैं तो बार बार मुंह धोने को दिल करता है। क्यों करता है? क्योंकि हवा में ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी क्यों होती है? क्योंकि बारिशें हुई होती हैं। बारिशें क्यों हुई होती हैं? क्योंकि आप गर्मी के इलाके में हैं, वहाँ बादल बनते हैं, वहाँ बुखारात होते हैं। तो फिर क्या होता है कि हम हब्स महसूस करते हैं। उस हब्स से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो सांस लें, जो ब्रीद करें, जिनके अंदर से हवा पास हो। ऐसे खाने खाते हैं जिनसे उस मौसम में हमारे बड़े कहा करते थे, नाना दादा दादी अब्बा, कि आप लोग बादी खाना ना खाएं, मौसम खराब है। यानी हमारा कल्चर, हमारा फूड, हमारा क्लॉथ डिटरमेंट कि हम मैप में किस जगह पे। आपका क्लॉथ, आपका फूड, अच्छा इवन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग्स। दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक का इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी करता है। कहीं पर ऐसे घर हैं जो इस तरह से बनाए गए हैं कि उनके ऊपर से बर्फ गिरे और फिसल जाए, कहीं पर ऐसे घर बनाए गए हैं कि उनके ऊपर बर्फ या बारिश हो तो वो उनके अंदर उनकी टैंकियां भर जाएं। क्यों? क्योंकि आप अपने वेदर कंडीशंस या कल्चरल ट्रेंड्स के साथ अपनी जगहों पे एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा ये कुछ कॉमन सी चीजें हैं जो मैंने अभी आपसे शेयर की है। इवन योर स्किन कलर, हम बचपन में अब्बा से दो हर चीज से रोकते थे और हम कब बाज आते थे। हम जब वो सोते थे तो हम ऊपर चढ़ जाते थे छत पे, पतंगे उड़ाते थे। जैसे उनके उठने का टाइम होता था वापस कमरों में आके सो जाते थे। तो क्या करते थे कि जब हम नहाने जाते थे तो हम लड़कियों को, मेरी बात समझ आएगी, तो हम अबाबील बने हुए होते थे, मुंह काला, बाजू काले और वैसे चिट्टे लग रहे हैं। विद नो ऑफेंस टू गर्ल्स, जैसे गर्ल्स मेकअप करती हैं तो आधी ज्यादा सफेद हुई होती हैं और कहीं से, तो दोनों की बात हो रही है, एक की बात नहीं हो रही। यानी जो सूरज का एक्सपोयर है उससे आपकी स्किन टैन होती है। यस अस्तगफुरुल्लाह। तो मेकअप जो है वो अपनी स्किन के मुताबिक करना चाहिए। जिस कलर की स्किन अल्लाह ने अता की है शुक्रगुजारी से उसी रंग का मेकअप करना चाहिए। तो हमें जेवरा लगने की जरूरत नहीं है, अबाबील बनने की जरूरत नहीं है।
शुक्रगुजारी की जरूरत। सो मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो स्किन कलर है ना, पूरे मैप के ऊपर बेटा, दिस इज डिटरमिन्ड बाय कि आप सन एक्सपोजर में मुल्कों में शामिल हैं या उन मुल्कों में हैं जो दूर है। आपको क्यों कनाडा के लोग चिट्टे नजर आते हैं, क्यों यूरोप के लोग चिट्टे हैं, क्यों रशिया के लोग चिट्टे हैं? क्योंकि वो सूरज के दूर से इलाकों में है। अफ्रीका का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है कि अफ्रीका सारा काला है, काले हबशी होंगे वहां पर, होंगे ना। लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो वो सारे चिट्टे हो जाते हैं। यस, उधर धूप होती है लेकिन तिरछी होती है, और उसकी वजह से इवन योर स्किन कलर इज ऑल्सो काउंट कि आप कैसे होंगे। अब आप किसी मुल्क के बारे में, उसका टेम्परेचर, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और कल्चर के बारे में एक तुक्का लगा सकते हैं। यहाँ जो जो आपने नॉर्थ की बात की, यस, पाकिस्तान में भी सब लोग फेयर कलर्स के हैं, सब लोग ही फेयर कलर्स के हैं, दिल पे ना लें, लेकिन हम गंदमी कलर के लोग हैं। किसी का फेयर कलर है, उसमें जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल, बाकी मैटर्स भी हैं। मैंने तो वैसे पाकिस्तान में कुछ ऐसी आबादकारियां देखी हैं, जो मिले थे काले, बिछड़े तो सफेद हो चुके थे। या आजकल कोई वो मेडिसिन और क्रीमें आई हुई, सॉर्ट ऑफ थिंग्स लाइक दिस। यस, अल्लाह ताला दिल सबके अच्छे रखे। सो खैर मैं यहाँ मैं यहाँ मैं यहाँ ये नहीं कहना चाह रहा किसी के दुखड़े ना फोले, ना ना दुखड़ों में जाएं। वापस इस बात को समझ लें कि द कॉन्सेप्ट इज कि जो मैप में हमारी लोकेशंस हैं। अब आप एक लम्हे के लिए सोचें, मैं आपसे पूछता हूँ मलेशिया में क्या होगा। मलेशिया को अभी मैंने पढ़ा नहीं है, खुद सोच लें, मलेशिया में मौसम ठंडा नहीं होगा, गर्म होगा। मलेशिया के अंदर जो है मौसम मॉइस्ट होगा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द सूरज, उसके इर्द गिर्द समंदर है, पानी के जखीरे हैं। इस वजह से वहां पर ह्यूमिडिटी होगी फिजा के अंदर। वहां लोग क्या पहन के फिर रहे होंगे? शॉर्ट्स पहनी हुई होंगी, खुले खुले कपड़े पहने हुए होंगे। उनके खानों के अंदर भी ऐसे खाने होंगे जो गर्मियों के ट्रॉपिकल फूड्स होते हैं। वहाँ रेन होगी। इवन इवन जकार्ता, मलेशिया के जंगलात के अंदर रोज बारिश होती है, कुछ ऐसी जगह है। फाइन। सो उन वहां के लोगों का कलर किस तरह का होगा? टैन सा होगा। तो हाँ, आपको समझ आ गई। अब जब हम इस तरह की डिस्कशन के बाद इन चीजों को फर्दर पढ़ते हैं तो ये चीजें और क्लियर हो जाती हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको? ओके, ग्रेट। बस इतना मुझे बताना था। इसके बाद अभी हमारे पास 20 मिनट हैं, एक कॉन्सेप्ट और करेंगे मैप के अंदर और फिर आगे बढ़ेंगे। हम अब सारे बच्चे जो हैं वो एक पेस पे आ चुके हैं। कुछ चीजें जो मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सेम हो चुकी हैं। अब हमें आगे कुछ चीजों को मजीद समझने का मौका मिलेगा और समझ आएगी। एक छोटी सी चीज जो यहाँ हम समझ लें कि दुनिया में किसी मुल्क को ईस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज क्यों कहा जाता है? इस वजह से कि वो ईस्ट और वेस्ट में है। ठीक है ना? अच्छा, अब इसी बात से दो लफ्ज निकल आए दुनिया में। एक को कहते हैं ईस्टर्न कंट्रीज, ईस्टर्न ईस्टर्न। एक लफ्ज निकल आया वेस्टर्न, वेस्टर्न। लिखा गया कि नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया, खैर। एक लफ्ज आ गया वेस्टर्न। अब दुनिया के अंदर आइडियोलॉजिकल डिवाइड भी है। दुनिया दो आइडियोलॉजीज के अंदर भी तकसीम। ईस्टर्न आइडियोलॉजी वो आइडियोलॉजी है क्योंकि दुनिया में इंसान सबसे पहले अफ्रीका में आया था, और अफ्रीका में आने के बाद फिर इंडस सिविलाइजेशन, पाकिस्तान के इलाके, मेसोपोटामिया, इराक के इलाके, चाइना सिविलाइजेशन, यांगजी रिवर के इलाके, इन इलाकों के अंदर इंसान 4000 साल पुराना है, 400 ईयर्स। अच्छा, बिफोर क्राइस्ट, यानी 400 ईयर अब की बात नहीं, पहले की बात है। किस दिन ये बताऊंगा बिफोर और आफ्टर के साथ हमारी डेट्स कैसे चल रही होती है। अभी नहीं, अभी हमने थोड़ा सा कुछ और डिलीवर करना है। तो बी बिफोर क्राइस्ट 400 ईयर्स हम चल रहे हैं। तो देखो, जब आप इतने अरसे से होते हो ना, तो आपकी बरादरी बन जाती है, आपके इलाके बन जाते हैं, आपकी लैंग्वेज बन जाती है। ठीक है, आपके आर्ट डेवलप होता है। आप आप मुल्तान को मुल्तान क्यों कहते हैं पता नहीं, आपके बड़े कहते थे, उनके बड़े कहते थे, उनके बड़े कहते थे, कोई कॉन्सेप्ट होगा आप तक पहुंचा नहीं। आपकी हिस्ट्री होती है, राइट। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो टू बी फॉलोड होती हैं कि बस आप उनको फॉलो करना है, क्योंकि उसके अंदर लेगेसीज होती हैं, उसके अंदर वैल्यूज होती हैं, उसके अंदर मोर्स होते हैं, राइट, सोसाइटी की चीजें होती हैं। तो यूजुअली ईस्टर्न कल्चर के अंदर इतनी सारी चीजों की प्रेजेंस इस कल्चर को रिजिड, इस कल्चर को कॉन्जर्वेटिव बना देती है।
So a word is being used for this. Eastern culture is mostly referred as a conservative culture, conजर्वेटिव या क्लोज्ड कल्चर, एक ऐसी सोसाइटी जो बस जिनके रिलीजन, जिनकी हिस्ट्री, इनके अंदर अगर आप बात करेंगे तो बड़ा गुस्से से देखा जाएगा, क्यों कह रहे हो वैसे? 4000 बेटा, नॉट 100, 1000 आयशा, 4000। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसके अपोजिट वेस्ट का वर्ड यूज करते हैं कि मगरिब में ये हो गया, तो वेस्ट की का जो सिविलाइजेशन है वो ज्यादा पुरानी नहीं है, वो 800 से लेकर 700 की सिविलाइजेशन के साथ एग्जिस्ट करती है। ये जो अमेरिका कॉन्टिनेंट्स हैं ये अभी बने हैं, इनके अंदर मॉडर्निटी है क्योंकि न्यूली डेवलप्ड है, इनके अंदर इन्वेंशंस और जिद्दत है। अच्छा, दे आर रेफर्ड एज लिबरल्स, राइट, दे आर रेफर्ड एज ओपन सोसाइटी, यहाँ तक ओपन कि जब ये वहां जाके आबाद हुए इन खितों में, ये यहाँ पे जो लोग गए थे बेटा, असल में वो लोग इन्हीं इलाकों से गए थे, वो लोग यहीं से गए थे, लेकिन जब ये वहां पे गए तो इन्होंने जाकर खुदा को भी चैलेंज कर दिया, इन्होंने वहां जाकर ईस्टर्न सोसाइटीज के कॉन्सेप्ट्स, कल्चर्स को चैलेंज किया, इन्होंने ना सिर्फ खुदाओं को चैलेंज किया बल्कि कुछ ऐसी चीजों को वहां पर राइज कर दिया जो कि वेस्ट ईस्टर्न सोसाइटी के लिए नाकाबिल कबूल थी। अच्छा, यहाँ ये बात नहीं समझा रहा हूँ और ना बता रहा हूँ आपको कि ये इनमें से सही और गलत कौन है, बस ये बता रहा हूँ कि दुनिया के अंदर ईस्टर्न और वेस्टर्न का वर्ड जो है वो इस कॉन्सेप्ट से इस्तेमाल होता है, और उस वो भी मैप के ऊपर आइडेंटिफाइड होता है कि ये ईस्टर्न कंट्रीज हैं और वेस्टर्न है। जब भी ईस्टर्न कल्चर बोला जाएगा, ईस्टर्न कंट्रीज बोला जाएगा, ईस्टर्न आइडियोलॉजी उसके साथ लिंक होगी। जैसे हमारे इलाकों में जब कोई बड़े आते हैं तो हम सर पे दुपट्टा ले लेते हैं या उनके अदब में खड़े हो जाते हैं या अजान की आवाज के वक्त हम एहतराम करते हैं, ये हमारे कवानीन में तो नहीं है, अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसको कोई फांसी तो नहीं मिल जाएगी, लेकिन उसको उस सोसाइटी में थोड़ा मायूब या बुरा समझा जाएगा। तो ईस्टर्न कल्चर के अंदर कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिनका ख्याल रखना जरूरी है, वहां पर आप कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जो उनके वैल्यूज को खराब करे। वेस्ट में ऐसी बात करने की इजाजत है, तो इसलिए मोस्टली वेस्ट को लिबरल या आजादी या ओपननेस के साथ जोड़ा जाता है, एंड ईस्ट को थोड़ा सा कंजर्वेटिवनेस के साथ जोड़ा जाता है। दोनों गलत नहीं है, दोनों रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड है। तो यू शुड नो कि आपके मैप के अंदर आइडियोलॉजिकल डिवाइड भी एग्जिस्ट करती है। तो एक और चीज हमने पढ़ ली, आइडियोलॉजिकल डिवाइड। ठीक है, मेरे पास अब 15 मिनट है, आई ट्राई टू केटर कि हम अगली चीज भी इसमें पढ़ लें। तो अभी तक जो हमने मैप में बेटा चीजें पढ़ी, वी जस्ट लोकेट कि कहाँ क्या क्या है, उनमें क्या क्या है, और उनके साथ कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के साथ आप लोगों ने आगे बढ़े। ठीक है, और अभी हम आगे जाते हैं कि आगे और क्या पढ़े। इस चीज की एक स्क्रीनशॉट ले लें, ये जो भी पढ़ाया है मैंने आपको, ताकि ये आपके बैग या आप लोग तस्वीर खींच लें इसकी या जो करना है, ताकि मैं इस बोर्ड को रिमूव करूं और फिर एक नई चीज की तरफ चलते हैं। डन, ऑलराइट जी। अभी हम इतना सारा लिखकर मिटाने का जो दुख है ना, और ये दुख सिर्फ आप लोग नहीं, मैं ही समझ सकता हूँ, लेकिन हम दलेर हैं भाई, हम दोबारा बनाएंगे। जल्दी से आपने एक नया मैप मेरे साथ बनाना है, ये वाला मैप दोबारा से, क्योंकि अब आप इस मैप को समझ गए हो, अब आप फुर्तीले हो गए हो, अब आपकी जिंदगी में ये मैप जल्दी से बन सकता है। दिस इज हाउ वी डेवलप अ मैप, दिस इज मैप, फाइन। तो क्या होता है कि दुनिया को हमने डिवाइड किया इस तरह से, एक ब्लू लाइन से दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, जल्दी से छोटी सी लेबलिंग करेंगे। मैंने भी आप लोगों को बताया कि दिस एरिया इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका, ये अमेरिकाज हैं आपके, दिस इज नॉर्थ अमेरिका। ये आपने नया मैप बनाना है मेरे साथ, इस वीक में नया कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, दिस इज यूरोप। अच्छा, यूरोप में एक मुल्क है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है, छोटा सा इस जगह, फिर दूसरा, ठीक है, वो यूके है, बर्तानिया है, थोड़ा सा यूरोप से बाहर है, बस याद रखें।
अच्छा, इसी तरह यहाँ पर एशिया है और इधर ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, जो पहले मैंने आपको मैप पढ़ाया है उस मैप को हम टेरिटोरियल जमीनी टेरिटोरियल मैप कहते हैं, जमीनी मैप कहते हैं, या एक और लफ्ज यूज होता है पॉलिटिकल मैप, कि कौन सा मुल्क कहाँ है और क्यों है। ठीक है, टेरिटोरियल मैप एंड जमीनी मैप। दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज यूरोप एंड दिस इज एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। फाइन। अच्छा, अब आपने दुनिया को समझा है, दुनिया गोल है, लेकिन अब जो मैप पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ये मैप आपका टेरिटोरियल मैप नहीं है, ये मैप आपका मैरीटाइम मैप। मैरीटाइम, मैरीटाइम कहते हैं समंदर को, ओशियंस को, दैट डील्स विद वाटर, ये उसका मैप है हमारा। ठीक है, इस वक्त हम ये चीज पढ़ने जा रहे हैं, टेरिटोरियल मैप। अच्छा, अब जब हम टेरिटोरियल मैप को समझते हैं तो ये हमारा मैरीटाइम मैप। अच्छा, होता क्या है कि मैं आपको दुनिया की एक नई शक्ल समझाना चाहता हूँ। जो दुनिया आपने देखी है वो गोल है, दुनिया आपकी गोल नहीं है पुत्र। दुनिया की शक्ल बेसिकली इस तरह की विंगी और चिबी है। नहीं, इलिप्टिकल वाली बात ही नहीं कर रहा मैं ताजीन, इलिप्टिकल पता नहीं क्या चीज होती, वो हम पढ़ेंगे कल परसों के कॉन्सेप्ट। अभी मैं जो बात बता रहा हूँ वो कुछ और है। दुनिया हमारी इस तरह की विंगी चिबी है। इस विंगी चिबी में क्या हुआ कि इस जगह पर जो इसकी खाइयां थी वहां पर इस तरह से पानी भर गया, तो जो इसके अंदर इस तरह से गैप्स थे वहां पर यूं पानी आ गया, और उन पानियों की वजह से जो बाकी इसकी जमीन का ये वाला पूरा इलाका बचा, तो अब ये हमें इस तरह की गोल नजर आती है। समझो मेरी बात। सो दुनिया में वो जगह जहां पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, या वो जगह जो इस वक्त हमारे सामने हैं, ये जगह उनके अंदर पानी भर गया, और जो जगह बाहर निकली हुई हैं जमीन की, वो इलाके हैं जहां पर आप और हम घर बनाकर कॉन्टिनेंट्स के ऊपर मजे से रह रहे हैं। दिस इज द प्लेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स। और बाकी जगह कौन सी हैं? वो गहराई में हैं, खाइयां हैं, वहां पर समंदर बन गए। इस कॉन्सेप्ट से आपको ये बात क्लियर होगी कि जितने भी हमारे ओशियंस हैं वो डेप्थ के अंदर हैं, और जितने हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं दिस इज समथिंग जो जमीन से बाहर निकले हुआ हिस्सा है। रिदा, मैं रिपीट करता हूँ, मैंने कहा कि जमीन हमारी का ये हिस्सा जहाँ पर पानी, जो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान की लैंड है ना बेटा, यहाँ पर पानी भर गया हुआ है। और जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये बेसिकली जमीन का वो हिस्सा है जिनके अंदर इस तरह से, ये देखें यहाँ इन इलाकों में पानी आ गया। क्यों? क्योंकि ये खाइयां थी, और कॉन्टिनेंट्स के ऊपर पानी इसलिए नहीं चढ़ा कि कॉन्टिनेंट्स ऊंची जगह हैं जमीन के ऊपर। ये मेरी बात समझ गए आप लोग? फिर आप क्लियर हुई ये बात आपको? यानी समंदर वहां बनेंगे जहां पर कॉन्टिनेंट और दो कॉन्टिनेंट्स के दरमियान कोई जगह आई, वो इसलिए आई क्योंकि वो खाई वाला इलाका है। ताज़ीन, मेरा पुत्र, अभी हम प्लेट्स पे बात ही नहीं कर रहे। हैवी होना ना होना इज समथिंग एल्स, उसका इस बात से कॉन्सेप्ट नहीं। मैं आपको समंदरों की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आप मुझे बताएं दुनिया के कितने समंदर हैं? दुनिया के कितने समंदर हैं बताएं? 7। ओके। मोहम्मद, नाम इनका मुझे पूरा नहीं शो हो रहा, लेकिन एनीवे मोहम्मद, मोहम्मद असलम शायद, मोहम्मद आसिम, ठीक, 777, ठीक है। वो हाँ, यूके पानी में है, यस, यूके पानी में है, क्योंकि यूके समंदर में ही है। मेरा यूके नहीं, यूके है भी पानी में, लेकिन वो थोड़ा सा उभरा हुआ है ना, इसलिए उसके ऊपर मट्टी मट्टी पे रहते हैं हम। बहुत अच्छी बात सरोश, ये सॉन्ग से भी याद हो गया कि 7 समंदर है। अच्छा, इसके अलावा सारे पानी में है, जमान पार्क भी पानी में है। सो हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पानी है, इसी तरह इस, आपने 7 8 5 3 याद नहीं रखने, आपने कॉन्सेप्चुअली 2 समंदर मेरे साथ याद रखने हैं आज के बाद।
ठीक है, 2 समंदर। इसको नंबर ले 1 जाओ ना। समंदर, ये जो मैंने अभी बनाया है, दिस इज कॉल्ड अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन। बस ये बात हमेशा याद रखें, दिस इज कॉल्ड अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन कहाँ है? वो इस जगह पे है जो यूके और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यूके और यूएसए के दरमियान कौन सा समंदर है, तो आपने फौरन आए इस जगह पे कि यहाँ पर सर ने एक ही पानी बताया था, उसका नाम अटलांटिक ओशियन। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दरमियान कौन सा है, तो आपने अटलांटिक ओशियन का जवाब दिया। ये ऐसे हलवा सवाल है जो मैं आपको करवा नहीं रहा, अगर वहां आएंगे तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे आपसे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर अफ्रीकन कौन सा कंट्री है और यहाँ पर साउथ अमेरिकन कौन सा कंट्री है, इनके दरमियान का समंदर कौन सा है, तो आप इसका जवाब दे पाओ। समझे हो? अच्छा, इसी तरह अब क्या होगा कि जैसे हम एक और समंदर बनाता हूँ आपके लिए इस जगह पे, वो समंदर हमारा इस साइड पे, यूं दुनिया का सबसे बड़ा समंदर बहरुल काहिल, यहाँ पे, क्योंकि मैप गोल है, दुनिया गोल है, मैंने आप लोगों के लिए सीधी करके लगाई थी। तो ये समंदर इधर भी है बेटा और ये समंदर इधर भी है, दोनों साइड पे गोल है ना दुनिया, तो ये मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ। शाबाश, यस, पैसिफिक काजी। सो बेटा क्या है कि पैसिफिक, और मैंने कहा कि आपने 2 समंदर याद रखने हैं, बस हमने पैसिफिक अटलांटिक की लोकेशन ढूंढ ली कि वो यहाँ है, हेयर इज पैसिफिक, ये पैसिफिक ओशियन। ठीक हो गया। अब जापान जो है वो पैसिफिक में आ रहा है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि यूएसए और जापान के दरमियान कौन सा समंदर है, मुझे जवाब देंगे, देना पसंद करेंगे? शाबाश, पैसिफिक। ओके, ग्रेट। अच्छा, अब ये एक समंदर मैं और बना रहा हूँ, ये समंदर आपको बचपन से याद है, आपने घर के बाहर देखा होगा इसको बेटा हमने क्या कहा? इसको हमने इंडियन ओशियन कहा। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया को और साउथ अमेरिका के दरमियान और समंदर है, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के दरमियान और समंदर है, इंडियन ओशियन है। समझ रहे हो? सो इन सवालों के रट्टे कैसे लग सकते हैं? हरगिज नहीं लग सकते, कभी भी नहीं लग सकते। इनको सिर्फ हमने, जब हम ये कॉन्टिनेंट्स की डिटेल्स पढ़ रहे होंगे, वहां पर कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट्स की अंदर इंफॉर्मेशन हैं जिन पे ये सवाल आता है कि इनको कौन सा समंदर लगता है, तो वो तो हमें उसकी लोकेशन से पता चलेगा कि ये हमारे ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, ये किस जगह पे। जैसे आप लोगों ने देखा कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के दरमियान, और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान और समंदर हो गया, बिल्कुल ऐसे हो गया ना। अच्छा, जैसे हमने ये 3 नाम ड्रॉ किए, ऊपर वाला जो अटलांटिक ओशियन है उसको नॉर्थ कहेंगे, जैसे अभी आपने नॉर्थ का कॉन्सेप्ट मेरे साथ पढ़ा है, और नीचे वाले को बेटा साउथ कहेंगे। तो 2 समंदर हो गए अटलांटिक के अंदर, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। इसी तरह पैसिफिक भी 2 होंगे, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक एंड साउथ पैसिफिक। राइट। सो अब जितने गोल दायरे लगा रहा हूँ